मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, केमिकल्स के लेकर के फार्मास्यूटिकल तक, कम मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक, कम मेक इन इंडिया। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल किले के परिसर से अपने पहले इंडिपेंडेंस डे स्पीच में नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया था। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को खुला निमंत्रण दिया टू कम एंड मेक इन इंडिया। इस भाषण के ठीक 45 दिन बाद 25 सितंबर 2014 को मोदी सरकार ने जोरों शोरों से मेक इन इंडिया कैंपेन का उद्घाटन किया। सरकार का फोकस काफी क्लियर था, देश भर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देना है। भारत के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसका शेयर सिर्फ और सिर्फ 16% बनकर रह गया था, कम से कम उसे 25% करना था। करोड़ों युवाओं को रोजगार देना था, भारत के बाकी देशों के ऊपर जो निर्भरता है उसे कम करना था और इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था। नोटबंदी का आइडिया अनपढ़, वाहियात और तुगलकी फरमान था जिसने देश की अर्थव्यवस्था को पंचर कर दिया। जीएसटी का आइडिया अच्छा था, लेकिन इंप्लीमेंटेशन ने देश की इकोनॉमी की एक्सेल को ही तोड़ दिया। मेक इन इंडिया इकलौता ऐसा स्कीम था जिसकी देश को दरकार थी, जिस पर सरकार ने काम किया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसकी ट्रैकिंग की। आज मेक इन इंडिया के 11 साल हो चुके। यह वो समय है जब सरकार को अपने फ्लैगशिप स्कीम का रिपोर्ट कार्ड देश के सामने रखना चाहिए। अरे बीते दशक में कितनी नई कंपनीज खुली, कितने फैक्ट्रीज लगी, भारत का जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग शेयर है वो कितना बढ़ा, मेक इन इंडिया से कितने करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला, यह सब तो सरकार को बताना था और चाहे तो क्रेडिट भी लेना था। मोदी जी ने इसके बारे में हमें पिछले हफ्ते बताया भी। आज सरकार मेक इन इंडिया पर, मैन्युफैक्चरिंग पर कितना बल दे रही है। हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं। चाहते हैं? अरे एडिटर है, पुराना बाइट लगा दिया क्या? व्हाट डू मीन चाहते हैं? 11 साल बाद हम बोल रहे हैं कि भारत ये सब करना चाहता है, तो फिर बीते 11 सालों में आपने क्या किया? मेक इन इंडिया के नाम पर आपने क्या बनाया? आपको बेवकूफ बनाया। तो क्या पिछले 11 सालों में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, मेक फॉर ग्लोबल जैसे अलग अलग नारे देकर मोदी सरकार हमको बस बेवकूफ बना रही थी? क्या मेक इन इंडिया के नाम पर फूल इन इंडिया चल रहा था? सच्चाई कड़वी है, लेकिन आंकड़े कुछ ऐसा ही बताते हैं। मेक इन इंडिया का जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर था वो 16% से 25% ऑफ जीडीपी ले जाने का था। यह था मेन मकसद। 11 सालों बाद क्या हुआ? वो 20% बना, 18% बना, 15% बना? नहीं, आज के डेट में 11 साल बाद हम 13% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू जीडीपी रह गए हैं। जी हां, आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर जीडीपी में बढ़ने के जगह और कम हो चुका है। चाइना और बाकी देशों पर डिपेंडेंसी और बढ़ गई है कम होने के जगह। और जॉब्स बढ़ने की बात ना ही करें तो बेहतर है। तो सवाल यह उठता है कि मेक इन इंडिया में अपने ही गोल्स में फेल होने के बावजूद आज पूरी सरकारी मशीनरी, गोदी मीडिया इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने में क्यों जुटी हुई है? क्या यह सरकार के एक और मास्टर स्ट्रोक को छुपाने के लिए स्कैम चल रहा है? मेक इन इंडिया की सच्चाई क्या है और हम फूल इन इंडिया का हिस्सा कब और कैसे बन गए? मेक इन इंडिया का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसकी सच्चाई को समझने के लिए आपकी ये जो पॉलिसी है मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत, इसकी जो हिस्ट्री है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये 2 मिनट में समझना बहुत जरूरी है, तभी आप सच्चाई तक पहुंच पाओगे। क्योंकि अपने आप में ये कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, दशकों पुराने स्वदेशी नारे का एक रीपैकेज्ड वर्जन है। इंडिया की इंडिपेंडेंस के टाइम पर जब मूवमेंट था तब स्वदेशी का कॉन्सेप्ट सामने आया, जिसके चलते कपड़ा हो, साबुन हो, तेल हो, कंज्यूमर गुड्स हो, स्कूल कॉलेज, सब कुछ देश का होना चाहिए, स्वदेश का होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। आजादी के बाद भी सरकार को लगा स्कूल कॉलेज फैक्ट्री बैंक या फिर कंज्यूमर गुड्स हो, सब कुछ स्वदेशी या कह लीजिए सरकारी होना चाहिए। 1990s तक तो इंडियंस के पास स्वदेशी के अलावा और कोई चॉइस भी नहीं था। एक प्रैक्टिकली क्लोज्ड सेमी सोशलिस्ट इकोनॉमी होने की वजह से इंडियन कंज्यूमर्स को बस गिनी चुनी कंपनीज के प्रोडक्ट्स खरीदने का ही मौका मिलता था, जिनको सरकार ने लाइसेंस देकर रखा था। इसीलिए उस जमाने को हम लाइसेंस राज से याद करते हैं। इंपोर्टेड गुड्स पर भारी भरकम ड्यूटीज भी लगती थी। उसी लाइसेंस कोटा ड्यूटी दौर में अपने चैलेंजेस थे, जिसका खामियाजा खैर लोगों को भुगतना पड़ा। दशकों तक हमारी इकोनॉमी 3 से 4% से ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई।
देश में रैंपेंट करप्शन था, इंस्पेक्टर राज चल रहा था और ओवरऑल इकोनॉमी सफर करती रही। फिर 1991 में तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति आती है, यानी एलपीजी रिफॉर्म्स। इसके चलते इंडियन इकोनॉमी को बीते जमाने के जो चेन्स थे उससे मुक्ति मिलती है। इकोनॉमी में प्राइवेट प्लेयर्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसके लिए ओपन किया जाता है और तब से आप देख रहे हो पिछले 30 सालों के आसपास में देश की हालत काफी अच्छी हुई है, जिसके चलते आज हम स्थिति पर हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का हम टारगेट सेट कर पाते हैं। अगर आप 25-30 सालों में देखो तो इस एलपीजी रिफॉर्म के चलते इंडियन मिडिल क्लास भी ग्रो किया, आईटी हब्स बन पाए, पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर हमारे देश में बूम करने लगा, लोगों की इनकम बढ़ी, उनको खर्च करने के जो एवेन्यूज है वो भी बढ़े, मॉल्स, मोबाइल्स, मैकडॉनल्ड से जो कंज्यूमर क्लास बना हमारे देश में, ऊपर मिडिल क्लास में उसके जो बच्चे हैं हायर एजुकेशन के लिए देश से बाहर जाने लगे, एक पूरी जनरेशन बाहर सेटल होने लगी। इस सब के बीच में स्वदेशी का जो नैरेटिव था, जो स्लोगन था, वो कमजोर पड़ने लगा। ये तो हुई एक छोटी सी हिस्ट्री। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग के प्रेजेंट में, और ये जो क्राइसिस होती है इसकी शुरुआत 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन से होती है। हालांकि भारत उस समय काफी हद तक इंसुलेटेड था इस क्राइसिस से, लेकिन सरकार के लिए तब एक ये वेकअप कॉल बनता है कि भारत सिर्फ अपने आईटी या कॉल सेंटर या कह लीजिए सर्विसेज सेक्टर पर भरोसा नहीं कर सकता है आगे बढ़ने के लिए। याद रखिए तब तक चाइना भी पूरी दुनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में उभर चुकी थी। हर तरफ से मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स की बाढ़ आ चुकी थी हमारे मार्केट्स में। भारत इस रेस में काफी पीछे हो चुका था। तब समय था मैन्युफैक्चरिंग पर फिर से फोकस डालने का। 2011 में जाकर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आती है। देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर 15% से बढ़ाकर 25% करने का टारगेट रखा जाता है 2011 में। लेकिन इससे पहले कि इस पॉलिसी पर कुछ खास बहस हो, कुछ इंप्लीमेंटेशन हो, यूपीए सरकार एक के बाद एक करप्शन स्कैंडल्स में फंसती चली गई। 2014 के बाद इसी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को मेक इन इंडिया का रूप दे दिया गया। ईज ऑफ बिजनेस पर फोकस करने के लिए नए प्लान्स बनाए गए। इस प्रोसेस को बहुत हद तक सिंप्लीफाई भी किया गया कि देश में नए बिजनेसेस आए, पैसा लगाए लोग। मेक इन इंडिया को करोड़ों की पब्लिसिटी मिली, लेकिन ये सारे एफर्ट्स के बावजूद मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट कुछ खास रिजल्ट्स नहीं दिखा पाया है। अब मुझे मालूम है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो मेक इन इंडिया से ज्यादा और कोई सक्सेसफुल कार्यक्रम हुआ ही नहीं हमारे देश में, लेकिन कुछ आंकड़ों और फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। जब 2014 में मेक इन इंडिया को जोरों शोरों से लॉन्च किया गया था तो इसका एक सिंपल 1 पॉइंट मकसद था, टारगेट था 25% ऑफ जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग से आएगी बाय 2022। ये डेडलाइन सेट किया गया। ये वही 2022 है जब फार्मर इनकम डबल होने वाली थी, और वही 2022 है जब हमारा देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला था। लेकिन जैसा कि हर मास्टर स्ट्रोक में होता है, कुछ टाइम बाद ये मैन्युफैक्चरिंग 25% ऑफ जीडीपी का जो टारगेट है उसे शिफ्ट करके 2025 बना दिया गया। और अब जब 2025 में रिपोर्ट कार्ड देने की बात आई है तो इस डेडलाइन को 1-2 साल नहीं, पूरे 20 साल आगे शिफ्ट कर दिया गया है। कम से कम 30 साल का तो टाइम दे। वैसे में भी सरकार अब हर चीज में 20 साल 2047 का टारगेट सेट कर रही है। उससे पहले अगर आपने सवाल पूछ लिया, आंकड़े दिखा दिए, तो या तो आप टुकड़े टुकड़े गैंग हो, अर्बन नक्सल हो, या सीआईए सोरोस एजेंट हो। लेकिन सरकार कह रही है कि कोशिश अभी जारी है, अगले 2 दशकों में भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर 23% तो हम जरूर कर देंगे। लेकिन 11 सालों में मैन्युफैक्चरिंग ना बढ़ने की जो खामियाजा है वो देश को भुगतना पड़ रहा है, देश के नौजवानों को भुगतना पड़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के बिना इंप्लॉयमेंट अब कहां से आएगी? आरबीआई का डेटा देख लीजिए, उसके हिसाब से 2013-14 में टोटल वर्कफोर्स का 11.6% मैन्युफैक्चरिंग में था। 2022-2023 में यह गिरकर 10.6% तक आ गया। और अगर 2016-17 के आंकड़े देखें और 2020-21 के आंकड़े देखें तो इस सेक्टर में जॉब्स 5.1 करोड़ से गिरकर 2.7 करोड़ तक आ गया है। 50% की गिरावट सिर्फ 4 सालों में। ठीक है, मान लिया, आपका एक्सक्यूज भी मान लिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को मान लिया, ये कोविड के ईयर्स थे, लेकिन उसके बाद भी रिकवरी बहुत अच्छी नहीं हुई है जैसा कि दूसरे देशों में हो चुका है। कोविड पैंडेमिक और उसके साथ निकले आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बाय द वे 5 साल हो चुके। याद करिए वो वाला अभियान। ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से भारत को एक बार फिर से स्वदेशी नैरेटिव्स वापस लाना पड़ा था। इस नए अभियान के साथ फोकस एक बार फिर से भारत में बने स्वदेशी प्रोडक्ट्स पर किया गया था। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल जैसे ढेरों कंज्यूमर रीच प्रोग्राम्स निकाले गए थे। कंज्यूमर्स
को अपील किया गया था कि आप मेक इन इंडिया सामान ही खरीदिए, लेकिन इस सब के बीच में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछले 5 सालों में 4% पर एनम के आसपास ही ग्रो कर पाया है। यह कोविड का वही काल भी था, याद करिए, जब चाइना से कंपनीज बाहर निकल रही थी या चाइना +1 स्ट्रेटेजी अपना रही थी। बड़े बड़े अखबारों में खबरें यह छप रही थी कि चाइना से 1000 कंपनीज भारत लाने की मुहिम अभी जारी है। देश में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कुछ दिनों तक तो एक नई उम्मीद जगी थी, फिर वही हुआ, जुमला निकला, कंपनीज चाइना से बाहर गई, लेकिन लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया चली गई, भारत नहीं आई। अब आप ये सारी बातें मानो ना मानो, फैक्ट्स को देखो या गाली बको, लेकिन तथ्य तो यही दिखा रहे हैं और एविडेंस तो यही दिखा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हाल कितना खराब हो चुका है। विदेशी निवेश ये दिखाता है कि कितने लोग कितना पैसा देश में कितने टाइम के लिए डालना चाहते हैं, सॉलिड चीजों के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, ऑफिस के लिए, रिसर्च लैब्स के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए नहीं। देश की तरक्की में कितना लोग अपना हाथ बटाना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं। रिजर्व बैंक की डेटा के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया का नेट एफडीआई क्रैश होकर सिर्फ $353 मिलियन तक रह गया है। पिछले साल यह $10 बिलियन था, मतलब 96.5% की गिरावट, जो अभी तक का रिकॉर्ड लो है। अगर ग्रॉस इनफ्लोस की बात करें तो $81 बिलियन जरूर दिखता है, लेकिन यह नहीं दिखता है कि $49 बिलियन चुपचाप बाहर भी निकल गया है। मतलब पैसा आ रहा है लेकिन तुरंत बाहर भी निकल रहा है। यह इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की कमी दिखाता है। 2020 में एफडीआई टोटल कैपिटल फॉर्मुलेशन का 8.8% था, लेकिन 2024 तक गिरकर सिर्फ 2.3% रह गया है। इसी बीच चाइना पर डिपेंडेंस हमारी बढ़ती गई है। वार्निंग्स के बावजूद, गालवान के बावजूद 2014 में जो ट्रेड इंबैलेंस $50 बिलियन का था, मैंने हम उनको नेट $50 बिलियन दे रहे थे। आज इतना सब कुछ होने के बाद, वोकल फॉर ग्लोबल, ग्लोबल फॉर लोकल, गालवान, आत्मनिर्भर भारत होने के बाद $100 बिलियन हम चाइना को हर साल एक्स्ट्रा दे रहे हैं। चाइना को बेचने के लिए कुछ खास है नहीं हमारे पास, बस हम खरीद ही रहे हैं। उधर यूएसए को बेच भी रहे थे तो ट्रंप सरकार ने आकर ऐसी कमर तोड़ टैरिफ लगा दी है जिसका जवाब हमारे पास है नहीं, बस हम समझौता ही कर पाएंगे। एमएसएमईज का हाल आप देख लीजिए, ज्यादा क्रिटिकल है। इंडिया में 6.3 करोड़ एमएसएमईज हैं जो 35% से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट हमारी देते हैं, लेकिन इनकी हालत इतनी खराब है कि बस पिछले साल पूरे देश में 35,567 माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस पर ताला लग गया। अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो 75,000 एमएसएमईज ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। यह डेटा खुद मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर एमएसएमईज ने पार्लियामेंट को बताया है। हां, कुछ सेक्टर्स हैं जहां ग्रोथ जरूर देखी गई है, अच्छी बात है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे बड़ा एग्जांपल है, थैंक्स टू पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। स्कीम 2020 में लॉन्च किया गया था, जब सरकार को समझ में आ रहा था कि सब चीजें अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं जा रही हैं। इस प्लान के तहत 14 सेक्टर्स के लिए लगभग 2 लाख करोड़ के इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए हैं। इस सक्सेस की सीढ़ी में सबसे ऊपर आते हैं इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स। फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में 23,000 करोड़ से भी ज्यादा के डिफेंस एक्सपोर्ट्स हुए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 12% से भी ज्यादा है। और पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना ज्यादा बढ़ा है। इसके बाद आता है, जैसे मैंने बोला, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेशली स्मार्टफोन्स जो इंडिया में अब असेंबल होते हैं। 2023-2024 में इंडिया ने $15 बिलियन के स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट किए हैं। इसके अलावा कई सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं। सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन में भी जंप देखा गया है। इंपोर्ट टैरिफ इंसेंटिव्स की वजह से चाइनीज सोलर इंपोर्ट्स का शेयर अब कम हुआ है। सेल्स के लिए भी जहां 90% पहले इंपोर्ट हो रहा है, वो गिरकर 56% हुआ है, और मॉड्यूल्स भी 66% तक इंपोर्ट गिरा है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को छोड़कर जो बड़ी पिक्चर है, बिग पिक्चर है, उसमें फेलियर्स आपको ज्यादा मिलेंगे। काफी सेक्टर्स में, जैसे स्टील हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गया, अपने टारगेट्स ये सेक्टर्स अचीव नहीं कर पाए हैं। फार्मा में भी डिपेंडेंसी अभी भी बरकरार है। इंडिया अभी भी 70% से ज्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या एपीआईज चाइना से इंपोर्ट करता है, जबकि इसके लिए डेडिकेटेड पीएलआई स्कीम चले आ रहा है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। और सबसे प्रॉब्लमैटिक फैक्ट तो यह है कि जो 2-4 सेक्टर्स को भारत की मैन्युफैक्चरिंग की सक्सेस स्टोरी की तरह दिखाया जाता है, उनमें भी चाइना का शैडो क्लियर है। एग्जांपल के तौर पर ड्रोन्स, 70% कंपोनेंट्स चाइना से आते हैं। स्मार्टफोन्स, इंडिया में 99% असेंबल जरूर होते हैं, लेकिन जो लोकल वैल्यू एडिशन होता है बहुत कम है। आईफोन्स में सिर्फ 6 to 8%, सैमसंग के मॉड्यूल्स में
25 to 30%, मतलब फैक्ट्री इंडिया में है, असेंबली इंडिया में है, चाइना से पार्ट्स लेकिन बनकर आ रहे हैं, निर्भरता अभी भी चाइना पर है। इस सब की अगर आप बात करो तो सोशल मीडिया पे योद्धा आपको आ जाएंगे, लंबी लिस्ट दिखा देंगे कि देखिए 10 साल में हमने भी ये किया। अरे भैया, मैं कब कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं किया है? ऐसा कहना तो उसी तरीके की बात हो जाएगी ना, जैसे कुछ लोग मानते हैं कि 2014 से पहले तो हम जंगल में रहते थे, पत्तों के कपड़े पहना करते थे, दुनिया में तो हमारा नाम ही नहीं था, कोई हमें जानता भी नहीं था। चीजें हुई हैं, चीजें बनी हैं। सवाल यह है कि मेक इन इंडिया का जो लक्ष्य था, जो कार्यक्रम था, जो स्कीम था, वो सक्सेसफुल था या नहीं? मेक इन इंडिया प्रोग्राम की ऐसी हालत कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, यह बात मैं मानता हूं। लेकिन मोदी सरकार खुद भी काफी जिम्मेदार है इस फेलियर के लिए। समझाता हूं कैसे। इस कैंपेन के गोल्स, इसका इंटेंट बिल्कुल सही जगह पर था। मैं कहूंगा कि हमारे देश का सबसे एंबिशियस और सबसे सही प्रोग्राम मेक इन इंडिया था। एटलीस्ट अपने शुरुआती सालों में मोदी सरकार का फोकस भी बिल्कुल क्लियर था और इसका रिजल्ट भी आपको दिखने को मिलेगा। मेक इन इंडिया लॉन्च होने के सिर्फ 1 साल में ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ 10% से ऊपर चले गया था और उसी साल भारत दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी बन गया। एफडीआई के मामले में हमने चाइना और अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया था। मोदी जी के 2014 वाले मेक इन इंडिया कॉल का असर क्लियरली हुआ था। इस कैंपेन की शुरुआत धमाकेदार हुई थी, इस पर डिबेट नहीं है। लेकिन फिर अगले ही साल मोदी को पता नहीं क्या हुआ और उन्होंने अपने साथ पूरे इकोनॉमी के पैर पर सबसे बड़ा कुल्हाड़ी नहीं, बुलडोजर चला दिया, नोटबंदी करके। डीमोनेटाइजेशन का असर डेटा में साफ दिखता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं दिखेगा, डेटा में दिखेगा। नोटबंदी के बाद 2016-17 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ फिर से सिंगल डिजिट में आ जाती है, सिर्फ 7.9% पर। काला धन तो वापस ना आया, लेकिन थोड़ी बहुत जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी वो भी खत्म हो गई। और सरकार सिर्फ नोटबंदी पर नहीं रुकती है, अगले ही साल जीएसटी भी लाती है। अब जीएसटी आइडिया अच्छा था, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन बेहद ही वाहियात था। इससे जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मल्टीपल स्लैब्स, कंप्लायंस कॉस्ट, इसके चलते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ जीएसटी आने के बाद 3 सालों में गिरकर 3 से 5% के बीच में आ जाती है, जो 2015-2016 में डबल डिजिट तक पहुंच गई थी। इसके अलावा कुछ जो खामियां थी वो मेक इन इंडिया पॉलिसी में भी थी। पहला, मेक इन इंडिया के तहत जो स्कीम्स अनाउंस की गई थी वो बहुत हद तक फॉरेन कैपिटल और ग्लोबल मार्केट्स पर डिपेंडेंट थी। मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हमेशा बाहर के डिमांड सप्लाई के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता था, जो अनसर्टेन था। दूसरा, पॉलिसी मेकर्स ने इंप्लीमेंटेशन डेफिसिट को इग्नोर कर दिया। हमारे देश में इकोनॉमिस्ट बजट, फिस्कल डेफिसिट, इस पर चिंता करते हैं, लेकिन दिक्कत है इंप्लीमेंटेशन डेफिसिट। माने हिंदी में बोले तो माइंडसेट ऐसा होता है कि भैया बड़े बड़े लेवल पर आपने घोषणा तो कर दी, पीआर कर दिया, ऐलान कर दिया, फीता काट दिया, लेकिन पीआर करने के बाद यह स्कीम चलेगा कैसे, डिटेल्स में जाने का सोचना, उसकी चिंता करना, यह सब फोकस में नहीं रहता है। इसी वजह से इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते तो रहते हैं, लेकिन वो स्कीम इंप्लीमेंट कैसे होगी उसके लिए बहुत कैजुअल एटीट्यूड होता है। मेक इन इंडिया भी इसी वजह से अंडर प्रिपेयर्ड इनिशिएटिव्स लाती रही, लेकिन वो काम नहीं कर पाई। तीसरा, मेक इन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ऑलरेडी बहुत एंबिशियस ग्रोथ टारगेट सेट कर दिए थे, 12 से 14% एनुअल ग्रोथ रेट। ये एक्सपेक्टेशन हमेशा से ही अनरियलिस्टिक था, क्योंकि हिस्टोरिकली इंडिया ने कभी ऐसा अचीव किया ही नहीं है। फिर इसमें बहुत सारे सेक्टर्स को एक साथ इंक्लूड कर दिया गया था, पॉलिसी फोकस खत्म हो गया था, कंपैरेटिव जो एडवांटेज जो हमारे ऊपर है वो हमने यूज नहीं किया था। फाइनली 2020 में पीएलआई स्कीम के तहत कुछ कोर्स करेक्शन हमें दिखा, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। मेक इन इंडिया एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें कॉन्ट्रडिक्शंस ही कॉन्ट्रडिक्शन थे। स्वदेशी का स्लोगन दिया, लेकिन कैपिटल और टेक्नोलॉजी फॉरेन है। रिजल्ट यह हुआ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग तो जंप होती रही कागज पर, लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्राउंड लेवल पर हमें ज्यादा दिखने को नहीं मिला। बाद में वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को ही रद्द कर दिया था, क्योंकि कुछ देश सिस्टम को गेम कर रहे थे। उसकी स्टोरी कभी अलग से बताऊंगा। और फाइनली, लोगों के पास पैसा तो है नहीं, तो वो खरीदेंगे क्या? लोग पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। इंडियन फैक्ट्रीज फिर उनके लिए सामान कैसे बनाएगी? जब सामान नहीं बना पाएगी फैक्ट्रीज, तो उनको बनाने के लिए पैसा कौन लगाएगा? मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत यही रही। जब देश की सरकार को एक मन से मेक इन इंडिया, बिल्ड इन इंडिया, मेक इन इंडिया ग्रेट अगेन पर फोकस करना था, चाइना को मात देने का ब्लूप्रिंट बनाना था, उस समय
उस एक दशक में हमने क्या किया? अस वर्सेस देम, 80-20, मटन मस्जिद मुगल मंगल सूत्र मछली, वही खेल खेलते रह गए। सोच बड़ी होने के जगह सोच हमारी छोटी होती गई। आलम यह है कि आज देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान से क्रिकेट मैच में जीतने के बाद उसे ऑपरेशन सिंदूर का एक्सटेंशन बताने की कोशिश करता है। ऐसी मानसिकता रखने वाले विश्व गुरु कभी नहीं बन सकते हैं। ऐसा सोचना भी मूर्खता से कम नहीं है। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि हिपोक्रेसी की सीमा नहीं होती है। तो 2021 में आपको पता चलेगा कि सरकार ने क्वाइटली मेक इन इंडिया 2.0 तो पहले ही लॉन्च कर दिया है, 27 सेक्टर्स पर फोकस करते हुए। लेकिन सरकार को जेन्युइनली आज मानना होगा कि मेक इन इंडिया का जो ढिंढोरा पीटा था वो फेल हो चुका है और हमें एक जेन्युइन मेक इन इंडिया 2 रिफॉर्म की, नेक्स्ट जेन मेक इन इंडिया की जरूरत है। जैसे जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स लाए गए, सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी गलती मानी, उसी तरीके से मेक इन इंडिया 2.0 हमें चाहिए, जिसमें सबसे पहले आपको करप्शन हटाना पड़ेगा। सरकार जब खुद ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लुप्त हो, चंदा धंधा चल रहा हो, 100 करोड़ के धंधे और धांधलीबाजी तो नॉर्मल हो गई हो, उस समय सरकार क्या एक क्लियर मैसेज भेज सकती है? जो बड़े करप्शन केसेस हैं, बड़े ब्रेजन केसेस हैं, उनमें डेथ पेनल्टी मिले या लाइफ इंप्रिजनमेंट मिले, तब शायद देश की करप्शन प्रॉब्लम सॉल्व हो और शायद बाहर से लोग निवेश करने आए। ईज ऑफ बिजनेस जो है वो सिर्फ कागज पर नहीं, वो जेन्युइन चाहिए, तरीके पर चाहिए, ग्राउंड पर चाहिए। जो हैरेसमेंट होती है लोगों की, जो जीएसटी का लाइसेंस राज आज भी चल रहा है, इंस्पेक्टर राज आज भी चल रहा है, पूछ लीजिए किसी बिजनेसमैन को। और ये सिर्फ A1 A2 देश को 5, 10, 20 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बनाएगा, 10,000 और 100 और चाहिए A1 A2 देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, बिजनेस कल्चर बढ़ाने के लिए। और मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया का मतलब यह नहीं है कि आप थिंक इन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया नहीं करोगे। सब कुछ करना पड़ेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जहां लोग रिस्क ले पाएं। अरे अपने दुश्मन से सीख लो। चाइना ने 1000 टैलेंट्स प्लान लॉन्च किया, दुनिया भर से, खास करके अमेरिका से अपने बेस्ट टैलेंट को वापस खींचा। क्या हमने ऐसा कोई प्लान लॉन्च किया है जो चाइना ने 1 दशक से ज्यादा पहले लॉन्च किया था? इंडियन लीडर्स जो भी है ना, उनको भी तो लीड बाय एग्जांपल करना होगा। प्रधानमंत्री को देखो, मेक इन इंडिया उनको देखकर तो लगता नहीं है, पहनावा देखकर, चश्मा देखकर, पेन देखकर। कैबिनेट देख लो, आधे से ज्यादा उनके बच्चे बाहर हैं, लिव अब्रॉड है, स्टे अब्रॉड है, स्टडी अब्रॉड है। अमिताभ कांत बात करते हैं कि H1B वीजा हटने के बाद गुड न्यूज है इंडिया के लिए, नया रिसर्च होगा, नई जान फूकी जाएगी इकोनॉमी के अंदर। खुद की डॉटर अमेरिका में बैठी हुई है। तो सबसे पहले तो एडमिट करना जरूरी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मत बिलीव करो, डेटा देखो हम कहां हैं और फिर बोलो नए सिरे से हम कैसा शुरू कर सकते हैं, वो कॉन्वर्सेशन कैसे कर सकते हैं। ये फजूल की चीजें छोड़कर भारत को मेक इंडिया ग्रेट हम कैसे कर सकते हैं।